जी, तो नेक्स्ट एस्थमा स्टार्ट करें। एस्थमा में यार 2 टाइप्स आती हैं हमारे पास। एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक। मतलब एक होता है एटोपिक एस्थमा और एक होता है नॉन एटोपिक एस्थमा। एटोपिक एस्थमा जो मोस्टली लोग देखते हैं ना कि लाइक बचपन से होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी, एलर्जी के रिलेटेड होगा, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, तो वो सारा हमारा होता है एटोपिक एस्थमा। सही है। इंट्रिंसिक भी होता है, ये ज़रा लेट लाइफ में डेवलप करता है। और ये नॉन एलर्जिक होता है, इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करना। हमारा जो मेजर कंसर्न है, सारे एमसीक्यूज वो इसी से पूछता है, एटोपिक एस्थमा में से, एलर्जिक एस्थमा में से। सही है। अच्छा, तो कहते हैं जो एटोपिक एस्थमा जब सेंसिटाइज हो जाता है, सेंसिटाइज तो समझ लेना, हमें पता है कि यार सबसे पहले एक एलर्जन आता है, एलर्जन का एक्सपोजर होता है, उसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो उसे पकड़ते हैं, फिर वो हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, वो बी सेल्स को देते हैं, बी सेल्स भी एट द एंड आईजीई एंटीबॉडीज बनाते हैं, फिर जो आईजीई एंटीबॉडीज हैं वो आके जो मास सेल्स हैं उनके ऊपर आके लग जाती है। सही है। अब ये एक्टिव है मास सेल। अब जब सेकंड ये सेंसिटाइज्ड है बंदा, अब जब दोबारा इसी को एक्सपोजर होगा एंटीजन का, तो एंटीजन आके आपको पता है वो आईजी एंटीबॉडीज को बाइंड करता है, एज ए रिजल्ट मास सेल्स बर्स्ट कर जाते हैं और हिस्टामीन और ब्रेडिकानिन और जो भी इस तरह के रिलेटेड इसके सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो रिलीज कर देते हैं। तो ये सारी स्टोरी है। अच्छा, सेंसिटाइज्ड एटोपिक एस्थमा में मास सेल्स इफेक्ट होंगे सबसे पहले, ऐसा ही है। अच्छा, एस्थमा की सिम्टम्स हिस्टामिन की वजह से आती है और एटोपिक एस्थमा का पेशेंट में इओसिनोफिलिया होता है, एलर्जिक में इओसिनोफिलिया होता है। जो हमारे पास एटोपिक टाइप है ना, जो हम डिस्कस करते हैं, उसमें इओसिनोफिलिया होता है, वो एलर्जिक होता है। लेकिन जो नॉन एटोपिक है या फिर नॉन एलर्जिक है, उसमें इओसिनोफिलिया नहीं होता, उसमें न्यूट्रोफिलिया मिल जाता है आपको या मिक्स टाइप मिल जाती है। खैर वो हमारा कंसर्न नहीं है। फिर अपने पास आ गया एटोपिक एस्थमा में सेल्स कौन सी, इओसिनोफिलिया मिलेगा। और एक पेशेंट है, उसको खांसी है, सांस में मसला है, सीटों की आवाज आती है, 2 सालों से ये एपिसोड्स हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, एपिसोड्स हो रहे हैं, यूसिनोफिलिया तो एस्थमा। 50 साल का बंदा है, अपेंडेक्टमी हुई है, तो एस्थमा की का पेशेंट है। अब आप कौन सी ड्रग उसको देना सेफ है? पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक, एथीनिलीन। अच्छा, आप इधर अब एमसीक्यूज, अगर आपके बेसिस पे आप बात को समझना पड़ेगा आपको कि एमसीक्यूज कैसे हैं। देखो भाई, जो ओपियोइड्स होते हैं ना, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स मतलब कि मोर्फिन वगैरह, या फिर हम लोग लगाते हैं एक ओपियोइड नेल्बिन मैक्सोलोन। नेल्बिन मैक्सोलोन अक्सर आपने देखा होगा लग रहा होता है, ये भी ओपियोइड है। तो जो ओपियोइड्स होते हैं ना, ये एस्थमा के पेशेंट को नहीं दे सकते। ये बात आपने याद रखनी है अपने अपने वार्ड्स में भी कि उसको नहीं दे सकते, क्योंकि ओपियोइड्स जो हैं हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं, हिस्टामिन का रिलीज करवाते हैं, तो एस्थमेटिक अटैक करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि एक एपियोइड ऐसा है जो कि ये नहीं करता, हिस्टामिन रिलीज नहीं करवाता, वो है पैथिनिडीन। सिर्फ ये एक सिंगल है, ये नहीं करवाता। अच्छा, तो अगर बाकी ऑप्शन में ओपियोइड्स ही हो और एक ये ऑप्शन हो, तो आप पैथिनिडीन को प्रेफर करोगे। या अगर दूसरी और कोई एंटी पेन किलर्स हैं, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो, ओपियोइड्स को वैसे ही छोड़ के। तो ये ऑप्शंस पे बेस करता है। इसके अलावा एक और बात अपनी याद रखनी है कि जो अपने पास एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा होता है, सुना होगा आपने डेफिनेटली, एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा। तो इसमें ये होता है कि हमें पता है कि एस्पिरिन जो है, जो मतलब जो कोक्स इनहिबिटर्स होते हैं, कोक्स 1 और कोक्स 2, तो वो ये कर देते हैं कि आपको हमें पता है कि एक कोक्स पाथवे है और एक लोक्स पाथवे होता है। तो जो हमारे पास कोक्स इनहिबिटर्स है ना, जैसा कि एनसेड्स है, एस्पिरिन है, वो इसको इनहिबिट कर देता है। एज ए रिजल्ट सारे लोक्स बनना शुरू हो जाते हैं, और लोक्स जो ल्यूकोट्राइन्स है वो एस्थमा की फीचर्स कास्ट करवाते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वगैरह सारा ना। तो इसे कहते हैं एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा, कि आपने एस्पिरिन दी, उसकी वजह से एस्थमा का अटैक हो गया, तो वो एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा। और ऐसे बंदे में ना नेजल पोलिप्स मिलते हैं हमें, नेजल पोलिप्स। मतलब एस्थमा का पेशेंट होगा ना, तो आपने उसमें नेजल पोलिप्स लाजमी चेक करने हैं। नेजल पोलिप्स होना ये शो करता है कि इस बंदे को एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा है। तो ऐसे पेशेंट में आपने एनसेड्स अवॉइड करने हैं, एस्पिरिन भी अवॉइड करने हैं और बाकी एनसेड्स भी अवॉइड करने हैं। तो ऐसे ठीक है, ये आपने अवॉइड करने हैं, बस ये वाली बात बतानी थी। अभी आपके ऑप्शंस जिस तरह आएंगे आपने उस हिसाब से लेके चलना है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफैलिन इन ब्रोंको, थियोफैलिन का वैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए, फॉस्फोडेस्ट्रेज इनहिबिटर है, फार्मा का क्वेश्चन है। Cusherman spirals and
चार्लोट लेडन क्रिस्टल्स कहाँ मिलते हैं? ब्रोंकियल अस्थमा में। हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। अच्छा, म्यूकस रिलैक्सेंट दैट कैन बी सेफली गिवन टू एन एस्थमेटिक, सो मसल रिलैक्सेंट इन एस्थमेटिक पेशेंट इज सिस्ट्राक्यूरियम बेस्टिनेट। अब इसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो खैर आप उसको देख लो। वैसे क्यूरियम हमें इतना तो पता है ना, क्यूरेंस जो होते हैं नॉन डिपोलराइजिंग जो होते हैं अपने पास मसल रिलैक्सेंट्स, वो खैर ये भी उनमें से एक है। तो सिस्ट्राक्यूरियम किसी तरीके से याद कर लेना इसको। देखो, अगर इसको पढ़े सही सा ट्राक्यूरियम, सही सा मतलब ठीक सांस, सही सा, सही तरह साल है तो वो वाला सही सा, तो सही ट्राक्यूरियम, वो सांस सही है, तमाम जो भी आपने याद करना होगा। ठीक है ना। एक एस्थमेटिक पेशेंट है, साल्ब्यूटामोल, वो क्या ले रहा है? एक बीटा एगोनिस्ट ले रहा है, स्टेरॉइड ले रहा है, और मस्कुलिनिक एंटागनिस्ट ले रहा है। सही है। साथ में उसने ना ये भी स्टार्ट करवा दिया हम लोगों ने, सीडेटिव्स भी स्टार्ट करवा दिए। तो अब उसको ना फ्रैक्चर हो गया जस्ट एक, विदाउट एनी मेजर ट्रामा। तो कौन सा इन चारों दवाइयों में से कौन है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस काज करवाता है? स्टेरॉइड्स। एन अस्थमा पेशेंट विद अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30, मतलब तेज है, डिस्पनिया भी है। और उसमें क्या होगा, जब एस्थमेटिक अटैक होते हैं ना, तो उसमें आपको पता है कि बंदा CO2 वॉश आउट हो जाती है, CO2 वॉश आउट हो जाती है, जिसकी वजह से CO2 का लेवल कम हो जाता है, पार्शियल प्रेशर CO2 कम हो जाता है, और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है। वो ये अगर COPD का पेशेंट होता है, तो COPD में हाइपर कैपनिया होता है। सही है, उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। सही है, ये आपने याद रखना है। अस्थमा में अल्कोलोसिस, क्योंकि ज्यादा CO2 वॉश आउट हो जाती है, और COPD में आप वैसे ही क्रोनिकली रिटेन कर रहे होते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो एज ए रिजल्ट उसमें हाइपरकैप्निया होता है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है उन पेशेंट्स को। विच ड्रग काजेस ब्रोंकोडायलेशन थ्रू एडिनाइल साइक्लेज साल्ब्यूटामोल। यार ये भी स्केच, ये भी उसका है अपना, फार्मा का क्वेश्चन है। वैसे आप मुझे बताइएगा कि आपको फार्मा में हेल्प चाहिए कि नहीं। मैंने स्केचेस ही करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कोई लेक्चर्स बनाऊंगा तो स्केची से ही बनाऊंगा, लेकिन वो फिर मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकूंगा डेफिनेटली। तो उसके लिए फिर हम कोई ड्राइव वगैरह में उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी का प्लान नहीं है, मे बी पेपर के बाद देखेंगे। अच्छा, विच ड्रग काजेस ब्रोंकोडायलेशन थ्रू एड्रेनालाइल साइक्लेज साल्ब्यूटामोल। तो ठीक है, ऐसा ही है। जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, बीटा 2, मैं क्या वैसे वैसे बता देता हूँ जनरल, ताकि हमारी फार्मा का थोड़ा सा कवर हो जाए। वो ये है कि आपने याद रखना है किस, किस, ठीक है, किस। तो अल्फा, तो किस के हिसाब से, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। तो अल्फा 1 वो GQ प्रोटीन से होते हैं, मतलब IP3 और डैग पाथ पे पूछा जा सकता है। अल्फा 2 जो है वो GI इनहिबिटरी से होते हैं। बीटा 1 जो है वो अपने पास G स्टिमुलेटरी से होते हैं, और बीटा 2 भी G स्टिमुलेटरी से होते हैं। तो जो जो G स्टिमुलेटरी होते हैं, हमें पता है वो साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ाते हैं। किस तरह बढ़ाते हैं? एडिनालाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को बढ़ा के। तो यही उसने पूछा कि साल्ब्यूटामोल जो कि एक बीटा 2 एगोनिस्ट है, वो एड्रेनालाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को बढ़ाएगी। अच्छा, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, हम लोग मस्कुलिनिक भी, ये सिंपैथेटिक हो गया। हम पैरासिम्पैथेटिक भी साथ ही डिस्कस करके चलते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक में हमें पता है M1 होता है, M2, M3 ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं, और साथ में निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं NN और NM। इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं भूल ना जाऊँ तो इसमें अपने पास होता है QIQ, यह स्केची बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। लेकिन ये स्केची में ना कौन सुने और कौन समझे, इंग्लिश में इतना ज़्यादा बोल रहा होता है। तो मैं सोच रहा था कि उसके बंदा उर्दू में लेक्चर्स फास्ट लाइक हर को 5 मिनट में कवर करा दे एक को अच्छे से, और बेसिक बेसिक एक्स्ट्रा भी जो ज़रूरी हो वो समझा दें। तो इसमें ये है कि जल्दी जल्दी बंदा उसको तैयार कर सकेगा फार्मा को। अच्छा, इसमें ये अपने पास आ गया QIQ। तो M1 जो है वो GQ, M2 GI और M3 GQ। बाकी जो एन एन रिसेप्टर्स होते हैं ना, एन एन और एन एम रिसेप्टर्स, निकोटीनिक रिसेप्टर्स तो होते हैं, वो होते हैं अपने पास कौन से होते हैं? चैनल या आयन चैनल होते हैं, ये आयन चैनल होते हैं, सोडियम पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट को बढ़ाते हैं एक्टिवेशन पे। और जो एन एम है, ये कौन से थे? हम्म, ये भी आयन चैनल होते हैं, लेकिन इनवर्टेड आयन चैनल, दोनों आयन चैनल्स होते हैं। हाँ, ये दोनों आयन चैनल्स होते हैं। और जो एन एन या एन एम है, तो और जो बाकी ये पैरासिम्पथेटिक के मस्कुलिनिक वाले, वो आपने देख लिया क्या होते हैं। चलो, ये वैसे आपको काम आएगा, ये कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं है, ये आगे बहुत काम आएंगी, इसको याद कर लें तो बेहतर है। अपने पास आ गया अस्थमा का पेशेंट है, उसको हम लोगों ने
अस्थमा की कौन सी ट्रैक इन्वॉल्व होते हैं अस्थमा में? यार ये आपको मैं बताऊं, अस्थमा में इन्वॉल्व होता है, ये गलत गलत लिखा हुआ है। मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स तो कोई चीज ही नहीं है, कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं आपको बताऊं तो हमारे पास होता है देखें, ये अपने पास आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर अपने पास आ गया प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के बाद होते हैं लो लोबार ब्रोंक्यूल्स। लोबार ब्रोंक्यूल्स मतलब अब देखो ना, हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इतना मुश्किल मसला है ही नहीं। लेट्स सपोज ये एक लंग है, ये एक लंग है, तो हमें पता है जो हमारे पास राइट लंग है उसके अंदर होते हैं 3 लोब्स, ठीक है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड पे 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स होते हैं। तो ये अपने पास आ गया प्राइमरी ब्रोंकाई, जो मतलब लंग्स के लिए। फिर अपने पास होते हैं लोबार ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो कि होते हैं लोब्स के लिए, हर लोब के लिए एक एक होते हैं, सही है। हर लोब के लिए एक एक होता है। ये हो गया अपने पास सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसी तरह इसके लिए भी। फिर अपने पास होते हैं, ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर अपने पास होते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। अब आपको पता है जो इनके सेगमेंट्स होते हैं, लंग्स के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, तो वो हर सेगमेंट का ब्रोंकाई होता है, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसको कहते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं उन्हें। सही है, तो ये 3 तो होंगे सेगमेंटल, ये सारे लार्ज ब्रोंकाई है। अब सेगमेंटल ब्रोंकाई तक समझ आ गई ना, जो हर सेगमेंट के लिए। अब सेगमेंटल ब्रोंकाई से आगे होते हैं अपने पास ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट। सेगमेंटल ब्रोंकाई से आगे क्या होते हैं, बल्कि ब्रोंकाई होते हैं, सेगमेंटल आगे से ब्रोंकाई होते हैं, कौन से? इंट्रा सेगमेंटल। ये हो गया सेगमेंटल ब्रोंकाई, इससे आगे होंगे इंट्रा सेगमेंटल ब्रोंकाई, इंट्रा सेगमेंटल ब्रोंकाई। उसमें भी दो हैं, मीडियम साइज, मतलब ये वाले पहले और दूसरे अगले। तो इसको, इन्हीं को ना, जो इंट्रा सेगमेंटल होते हैं, इनको कहते हो आप, इनको कहते हो कि मीडियम साइज्ड ब्रोंकाई और स्मॉल साइज ब्रोंकाई। जो इंट्रा सेगमेंटल ब्रोंकाई है, इससे ऊपर वाले सारे लार्ज है। और उसके बाद हमारे पास आता है ब्रोंक्यूल्स। तो आपको पता है ब्रोंक्यूल्स में क्या आएगा, पहले अपने पास आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी खुद इनके पास, और दूसरा फिर एल्वियोलर डक्ट वगैरह, ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो ये सारा सिस्टम है। क्या समझ आई आपको कि सेगमेंटल ब्रोंकाई तक लार्ज ब्रोंकाई है, उसके बाद आते हैं मीडियम ब्रोंकाई और स्मॉल ब्रोंकाई, जो कि इंट्रासेगमेंटल ब्रोंकाई है, और उसके बाद भी ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारे पास है ना हमारी बीमारी, ये एस्थमा, एस्थमा में क्या इन्वॉल्व होता है? लार्ज ब्रोंक्यूल्स नहीं इन्वॉल्व होते। एस्थमा में इन्वॉल्व होते हैं हमारे मीडियम साइज, स्मॉल साइज ब्रोंकाई, और बाकी सारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई को छोड़ के ना, मतलब ब्रोंक्यूल्स भी सारे। तो क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? मीडियम, स्मॉल साइज्ड ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एस्थमा में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सीओपीडी में क्या इन्वॉल्व होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ वो सवाल पूछता है कि क्या चीज इन्वॉल्व होती है, तो मीडियम साइज ब्रोंकाई इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और स्मॉल साइज भी इन्वॉल्व होते हैं और ब्रोंक्यूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। 60 साल का बंदा है, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक ब्रोंकियल एस्थमा ओपीडी में आया है, और हमने क्या था, कौन सी स्पायरोमेट्री उसके लिए बनेगी। हमें पता है कि इसका FEV1 और ओवर FVC रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 70 से 70% से या 7% से। वैसे यार 0.8 बार जगह होते हैं, तो हम लोग फिलहाल 7% लेके चलते हैं, 0.7%। तो अगर आप रेशियो लो ना इनकी, FEV1 2000 बटा 3200 की रेशियो निकालो तो आती है 0.6, मतलब 60% या 0.6 आती है। तो इसका मतलब है ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न शो कर रहा है, तो ये हमारे लिए सही सही बैठता है हमारे केस के लिए, बाकी ऑप्शंस का नहीं आइडिया। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपने एस्थमेटिक पेशेंट में देनी है, वो है IV हेड्रेलाजीन। अब इसके हवाले से आपने इतना याद रखना है कि यार ब्रोंको क्या कहते हैं उसे, बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने। हार्ट से हम लोग हाइपरटेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं, वो एक्सरबेट कर देते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को, खासतौर पे COPD को, तो वो हम नहीं देने। बाकी आपने ऑप्शंस देख के आपको पता चलेगा। तो फार्मा का सवाल है, इन अ पेशेंट विद एक्यूट सीवियर अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा ट्रीटमेंट शुड कमेंस विद साल्ब्यूटामोल नेबुलाइजेशन। बिल्कुल ऐसा, सबसे पहले आपने साबा देना होता है, साबा सामा ये देने होते हैं सबसे पहले, और आपने फिर साथ में स्टीरॉइड्स देने होते हैं बाद में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मतलब फर्स्ट ही है, क्यों? क्योंकि ये फौरन अटैक करता है, जैसे वो पंप नहीं होते इनके पास, वो वो तो पंप करते हैं, तो उससे फिर ठीक हो जाता है फौरन, फेफड़े खुल जाते हैं। तो सबसे पहले आपने वो देना होता है।
साथ में फिर आप आईवी स्टेरॉइड्स भी दे सकते हो, और वो बल्कि देने ही होते हैं सीवियर अटैक पे। लेकिन स्टेरॉइड्स ज़्यादा थोड़ा टाइम लेते हैं एक्ट करने पे, वो पूरा ब्लड में जाएँगे फिर सारा एक्ट करेंगे। लेकिन ये बेस्ट है, ये आपको फ़ौरन दे देना है इनको, नेबुलाइज़ करवा देना है। ये फर्स्ट है। अच्छा, ड्यूरिंग द साथ में ऑक्सीजन भी देनी होती है। अच्छा, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एन एस्थमेटिक अटैक क्या होता है कि सीओपीडी टेंशन इंक्रीजेस, आर्टेरियल सीओ कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, ठीक है, शुरू में ज़्यादा होती है क्योंकि वो सही से साँस नहीं ले रहा होता, लेकिन बाद में आपको मैंने बताया वॉश आउट हो जाती है CO2, ठीक है। फिर अपने पास आ गया कि ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एन एस्थमेटिक अटैक, ये सॉरी हो गया, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद इमरजेंसी रूम विद वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील्स गुड ऑन हॉलिडे। तो इसको कौन सा ऑक्यूपेशनल अस्थमा, मे बी इसको पेंट से हो उसको मसला। A patient presents with bronchial asthma characterized by episodic shortness of breath, wheezing, and chest tightness. To confirm responsibility, FTs is measuring FE1 before and after. तो FE1 कितना कम होना चाहिए? वो सिंपल सा है सिनेरियो कि ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए आप क्या देते हो, उस बंदे को ना बीटा 2 एगोनिस्ट देते हो, जिस तरह की हमारे पास जो ताबा होते हैं ना, सल्ब्यूटामोल वगैरह, ये देते हो। तो उससे हम लोग देखते हैं कि हम पीएफटीज़ करवाते हैं, पहले भी करवाते हैं, साबा देने से पहले भी करवाते हैं और बाद में भी करवाते हैं। अगर वो डायलेट कर जाएँ, 20% से ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाए FEV1 में, तो इसका मतलब है कि ये मतलब पॉजिटिव टेस्ट है, सही है? इस बंदे को अस्थमा का मसला है कि इसके कंस्ट्रिक्टेड थे और हम लोगों ने देने से उनको रिलीव करवा दिया। इसी तरह एक और टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, मेथाकोलिन चैलेंज। मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, इसमें क्या है, इसमें उल्टा है। उसमें हम क्या दे रहे हैं, इसमें हम लोग एगोनिस्ट दे रहे हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट दे रहे हैं ताकि उसका रिलैक्स करे और उसका सांस बेहतर हो। और कितने परसेंट बेहतरी चाहिए? अगर 12% बेहतरी आती है ना FEV1 में, तो हम कहते हैं कि सही है। मेथाकोलिन चैलेंज ये उल्टा है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लो डोज मेथाकोलिन देते हैं, मेथाकोलिन कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। तो अब इनमें इसमें वर्स होगी कंडीशन। तो इसमें ये सीन होता है कि अगर FEV1 जो है ना, वो 20% से ज़्यादा, 20% या 20% से ज़्यादा डिक्रीज कर जाए ना देने के बाद, तो तब उसको पॉजिटिव कहते हैं। तो ये तो आपने याद रखना है, 12% ये वाला टेस्ट बीटा एगोनिस्ट वाला, और दूसरा मैथिकोबाल चैलेंज टेस्ट में 20%। ब्लू ब्लोटर, ब्लू ब्लोटर अकर्स इन, अच्छा अपने पास आ गया सीओपीडी। सीओपीडी में आपको पता है दो चीजें कटी चल रही होती हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिनको ब्लू ब्लोटर्स कहते हैं, एम्फाइसेमा पिंक पुफर्स कहते हैं। और प्रेजेंटेशन क्या होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, क्या होगा कि प्रोडक्टिव कफ हो 3 माह तक, एक साल में कम से कम, और 2 साल कंसेक्टिवली हो, तब इसे कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये इसके फीचर्स आ गए। और इसमें हॉलमार्क है सब म्यूकोजल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का हॉलमार्क है। एम्फाइसेमा में क्या होगा कि पिंक पफर है, सेंट्री एसिनार भी हो सकता है, पेनिसिनर भी हो सकता है। डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन पेनिसिनर होते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में, और सेंट्री एसिनार होता है अपने पास जो स्मोकिंग की वजह से होता है। उसका सिंपल सा वैसे सबको ही आता है ये, कि अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास ये एसिना ही है एक, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं और अपने पास बाकी पे एल्वियोलर डक्ट हैं। एसिनस आपको पता है किसे कहते हैं ना, एसिनस कहते हैं जो रेस्पिरेटरी फंक्शनल पार्ट होता है हमारा, तो उसमें आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक, मतलब एल्वियोलाई भी साथ में, तो ये आता है हमारा फंक्शनल पार्ट, इसे एसिनस कहते हैं। तो जो सेंट्रल एसिनर है ना, उसमें सेंट्रल एरिया इन्वॉल्व होता है, मतलब कि उसमें ये सेंट्रल एरिया ये इन्वॉल्व होता है। और जो पैन एसिनर है वो पूरा इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसमें ये बात आपने ख्याल रखनी है कि देखो ना, इसमें सिंपल सी बात है, जो स्मोकिंग वजह से हो रहा है सेंट्रल एसिनर, तो स्मोकिंग यहाँ से गुजर के आना है, यहाँ से आने ऊपर से, तो आएगी तो वो पहले इनको ज्यादा इफेक्ट करेगी और फिर आगे इतना इफेक्ट पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन जो पैन एसिनर है उसने ब्लड से आना है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन से न्यूट्रोफिल्स आने हैं ना डेफिशिएंसी से, तो वो ब्लड से आए तो वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं इस साइड पे, ठीक है, तो ये अपने पास है थोड़ा सा। चलें जी, अपने पास आ गया एम्फाइसेमा में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एम्फाइसेमा फैमिलियल एम्फाइसेमा अल्फा-1, नॉन स्मोकर फीमेल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, तो कौन सा हिस्सा है जो ज्यादा इफेक्ट होगा? अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्या एल्वियोलर डक्ट ज्यादा इफेक्ट होंगे? तो जी हाँ, एल्वियोलर डक्ट ज्यादा इफेक्ट होंगे। उसकी रीजन मैं आपको थोड़ी सी बताई कि वैसे भी जो एल्वियोलर डक्ट्स होती है ना, ये थिन होती हैं ज्यादा, इसमें इलास्टिन ज्यादा इनमें होता है,
एल्वियोलर डक्ट्स में। तो ये भी और साथ में एल्वियोलाई भी जो है ना वो भी ज़्यादा इफेक्ट होंगे। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट होंगी। थिन वाल भी होती हैं, एलास्टिस भी ज़्यादा होता है तो इस वजह से। और अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में तो वही इलास्टिन ही जानी है ना, दबाव नहीं है। Pulmonary disease most common associated with smoking, enlarged overinflated lungs, emphysema. Barrel shaped chest, emphysema patient, increased lung volume, respiratory acidosis, emphysema में। और एक पेशेंट है एम्फाइसीमा का, चेस्ट पेन है, डिक्रीज एयर एंट्री है ऑन लेफ्ट साइड, ट्रैकिया शिफ्टेड है, न्यूमोथोरेक्स का पेशेंट है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या होती है न्यूमोथोरेक्स में? एक्सरे। सबसे पहले एक्सरे कराते हो, वहीं आपको सब कुछ नजर आ जाता है। हाँ, अगर वो पूछ लेता है एम्फाइसीमा का पेशेंट है, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो यार इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मोस्टली एचआरसीटी बनती है, क्योंकि इसमें ना बड़ा अर्ली स्टेजेस को भी डिटेक्ट कर लेते हो। बाकी एक्सरे पे तो ये है ना बड़ा लेट जाके जब कोई बैरल चेस्ट हो गया, ऐसे-ऐसे मसले आ गए, तब जाके ज़रा ज़्यादा परफॉर्मेंट होगा। तो अगर आपने जल्दी अच्छा करना है तो आपको हिस्ट्री मिल रही है, आप उसका एचआरसीटी करवाओ ताकि आपको अर्ली फीचर्स मिल जाएँ। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ गया, 60 साल का बंदा है, 90 पैक ईयर हिस्ट्री है, स्मोकर है, साथ में 5 साल से काफ़ी प्रोग्रेसिव कफ है और उसको म्यूकोस्पुटम में कॉपियस अमाउंट ऑफ म्यूकोस्पुटम आ रहा है और सेप्टिसिमिया, म्यूकस ग्लैंड हाइपरट्रोफी। तो ये ऑप्शन में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ही होगा, वरना एम्फाइसीमा भी हो सकता है, एम्फाइसीमा कह रहा हूँ, सीओपीडी भी हो सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, सीओपीडी का पेशेंट है, उसको ऑक्सीजन प्रेशर 10 सेंटीमीटर वाटर पे रखा बाय पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर फॉर 24 आवर्स वुड काज न्यूमोथोरेक्स। सिंपल सी बात यह है कि सीओपीडी का पेशेंट था, उसको हमने वेंट पे शिफ्ट किया और उसका जो हम लोगों ने ना पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर सेट कर दिया 10 पे, ये ज़्यादा है। उसकी वजह ये है, अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू फिलहाल तो नहीं याद, लेकिन इतना पता था ये जो पहले था पढ़ा था तो ये ज़्यादा है वैल्यू। उसकी रीज़न ये है कि सीओपीडी का पेशेंट है, उसमें वैसे ही ना बुल्ली शुल्ले बने होते हैं, लंग्स के अंदर वीक हुई होती हैं वाल्व्स, है ना, आपको पता है, वैसे ही डिस्ट्रॉय हुई होती हैं वाल्व। तो आप जब इतना ज़्यादा प्रेशर रख दोगे, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, और रखोगे भी 24 घंटे के लिए, तो वो डेफिनेटली रप्चर कर सकते हैं और ऐसे पेशेंट में न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो सकता है। तो इनमें ना ज़रा कम रखना होता है। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं याद कितना रखना होता है। 70 साल का बंदा है, हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी, एडमिटेड हॉस्पिटल, वर्सनिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पोटेशियम रीन। अब उस बंदे को ना एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो अब क्या होगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, कंपेंसेटरी एल्कलोसिस होगी। तो उसमें ये होगा कि सोडियम की एक्सक्रीशन होगी, किडनीज के थ्रू सोडियम की एक्सक्रीशन होगी। तो क्या होगा कि पोटेशियम की एक्सक्रीशन कम होगी। जो प्रिंसिपल साइज होते हैं ना, हम लोगों ने रीनल नेफ्रॉन में डिस्कस करेंगे अगर हमने देखा उसे, तो उसमें ये प्रिंसिपल साइज होते हैं और उसमें ना वो सोडियम पोटेशियम को भी रिलीज कर रहे होते हैं और हाइड्रोजन को भी रिलीज कर रहे होते हैं, एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। तो वैसे वैसे जब आपको मैं को उसमें पढ़ाऊंगा अपना एंडोक्राइन में, कि जब एल्डोस्टेरोन आते हैं ना, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो पोटेशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, जैसे भी बढ़ाता है, दोनों की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। लेकिन अब ये और सिनेरियो है, यहाँ ये है कि आपके पास है एसिडोसिस हुई हुई बॉडी में, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई हुई है, ऐसा ही है। अब किडनी जरा अलग तरीके से डील करेंगी। हम लोगों ने हाइड्रोजन को निकालना है, ऐसे ही है, हाइड्रोजन को निकालना है, तो उसको निकालने के चक्करों में ना, मतलब ज्यादा सारा जोर जो किडनीज है ना वो हाइड्रोजन निकालने पे लगा देगी, और जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन है ना वो कम हो जाएगी। सही है। तो ये उसने बात लिखी हुई है। ऐसे ही नेफ्रो का सवाल बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस काजेस हाइपोवेंटिलेशन, सीओपीडी, एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन की मुराद है यहाँ। तो उसमें सही तरह से वहां तक जा ही नहीं रही होती है। इन स्टेबल सीओपीडी डिजीज कीमोरिसेप्टर्स बिकम्स, सॉरी, एल्वुलर वेंटिलेशन क्या चीज होती है कि मतलब पर मिनट कितनी फ्रेश एयर, कितनी न्यू एयर एल्वुलाई तक जाती है, होती है एल्वुलर वेंटिलेशन। तो आप समझ सकते हैं जब सीओपीडी में रिटेंशन हो रही है, पिछली हवा ही फंसी खड़ी है, तो एल्वुलर वेंटिलेशन कम हो जाएगी। इंस्टेबल सीओपीडी पेशेंट कीमोरिसेप्टर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू, बिल्कुल ये डिस्कस करके आए थे हम लोग पहले। हिस्टोलॉजिकली डायग्नोस्टिक फीचर इन अ पेशेंट विद नॉन सीओपीडी इज क्या है, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का हॉलमार्क है, एंड एलिवेटेड स्वेट ग्लैंड टेस्ट इज डायग्नोस्टिक ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। बिल्कुल पता है हमें, इनको नहीं डिस्कस करेंगे। एक बच्चा है, बच्चे में डायरिया हो, साथ में रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हो, ऑलवेज थिंक फॉर ये अपना फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट क्रॉस ये, स्वेट क्लोराइड टेस्ट एलिवेटेड है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अच्छा, क्लोराइड स्वेट टेस्ट
पॉजिटिव है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। क्लोराइड स्वेट टेस्ट पॉजिटिव, सिस्टिक फाइब्रोसिस। बच्चा है, सांस का मसला, डायरिया, गो फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। बच्चा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब उसमें ना सिस्टिक फाइब्रोसिस में रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि आपको थिक म्यूकस होता है, फंसा होता है, स्टेसिस होती है, जहाँ स्टेसिस होती है वहाँ इन्फेक्शन होता है। तो कौन करवाता है? स्यूडोमोनास। वैसे छोटे बच्चों में ना ज़्यादा जो अर्ली, क्योंकि बचपन से शुरू हो जाता है ना ये वाला मसला, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्टेफाइलोकोकस ऑरिस ज़्यादा कॉमन है, बाद में फिर स्यूडोमोनास एरिजिनोसा ज़्यादा कॉमन है। और इसकी वजह से जब रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं ना, तो उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ब्रोंकाइटिस हो जाती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में स्यूडोमोनास एरिजिनोसा की वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाती है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, क्रोनिक डायरिया होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा काजिटिंग फ्रैक्चर है, कास्टिव एजेंट है बार बार इन्फेक्शंस का। अच्छा, सलाइवा फाइंडिंग्स इन सिस्टिक फाइब्रोसिस इंक्रीज क्लोराइड। सलाइवा के अंदर भी, थूक के अंदर भी और पसीने के अंदर भी, दोनों के अंदर क्लोराइड ज्यादा होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। सही है। बट विल बी द सलाइवा के अंदर क्या होगा? क्लोराइड का लेवल ज्यादा होगा। 13 साल का पेशेंट है जो कि इमरजेंसी में एडमिट हुआ है, डिस्पनिया डायरिया और क्लबिंग, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है। वैसे इसको थोड़ी सी हिस्ट्री ज़्यादा देनी चाहिए थी हमें, कि इसको पहले से मसला चल रहा है या फिर इस तरह करके ना, तो हम सोचते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा, आल्सो नोट दैट दीज एमसीक्यूज। कार्टेजिनस सिंड्रोम, या इसको डिस्कस करते हैं। कार्टेजिनस सिंड्रोम, इसमें होता क्या है? ये है ना हमारे पास जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, वो कह लो उनका डिसकाइनेजिया हो जाता है। डिसकाइनेजिया, काइनेजिया मतलब मूवमेंट, डिसकाइनेजिया नो मूवमेंट, मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट, तो उनका मूवमेंट नहीं होती प्रॉपर। एज ए रिजल्ट जहाँ कहीं भी बॉडी में सीलियाँ हैं, वहाँ सारे सीलिया सही से काम नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट उस बंदे में वो उस रिलेटेड मसले शुरू हो जाएंगे। अब देखो, जिस तरह के सीलिया आपके पास साइनसेस में होते हैं, जो सारा इकट्ठा हो रहा है उसको बाहर निकलवाते हैं, नज़ला वगैरह जो होते हैं ना, जो, तो वो नहीं होगा, वहाँ स्टेसिस होगी तो साइनोसाइटिस हो जाएगा। इसी तरह लंग्स में ये मसला होगा, साफ नहीं होंगे, ब्रोंकि एयरवेज ब्रोंकाइटिस हो जाएगी इन्फेक्शन होने से। अच्छा, एक और साथ में मसला होता है साइटस इनवर्सस के, मतलब ऑर्गन्स 180 डिग्री पे रोटेट हुए होते हैं। उसके अलावा क्या मसला होता है? ये इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल क्यों होते हैं? देखो, जो स्पर्म है उसमें भी यही ना सीलिया लाइक फंक्शन है, जो उसका फ्लैजेल है, तो वो भी वर्क नहीं करता। तो स्पर्म की प्रोडक्शन सही होगी, ये आगे एमसीक्यू आएगा, ये आएगा तकरीबन जाके शायद एंडो में आएगा, पता नहीं कहीं आगे जाके आता है कि स्पर्म की प्रोडक्शन सही होगी लेकिन मोटिलिटी नहीं होगी। तो वो एमसीक्यू में इस तरह पूछता है कि कार्टेजियस सिंड्रोम में इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू, ऑप्शंस होंगे एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया मतलब कि स्पर्म बर्न ही नहीं था। दूसरा होगा कि इमोटाइल स्पर्म्स, तीसरा होगा कि लाइक इस तरह कुछ ऑप्शंस होंगे। तो आपका क्या आंसर है? इमोटाइल स्पर्म्स। वहाँ मिस्टेकनली लिखा हुआ है एजोस्पर्मिया, तो नहीं, एजोस्पर्मिया नहीं होता कार्टेजियस सिंड्रोम में, स्पर्म्स तो बनते हैं। अच्छा, तो इसको याद मैंने जो रखा है अपना तरीका बता देता हूँ, है तो वैसे ऐसी अजीब सही। तो इसमें ये है कि ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, और ये बंदा है, एक मिनट, ये बंदा है। और आपको पता है पहले एंटीना वाले कार्स होती थी, जिनके ऊपर वो पता नहीं कि क्या पर्पस था उस दौर में, शायद सिग्नल वगैरह कैच करने की होती थी या रेडियो वगैरह के लिए होती थी। तो खैर ये एंटीना वाली कार्स होती थी, तो इसके पास वही कार है, और ये कार तेज चला रहा है, कार तेज चला रहा है, कार तेज चला रहा है, कार तेजनर, ठीक है, कार तेजनर, कार तेजनर। तो कार तेजनर सिंड्रोम में ये कार तेज चला रहा है, इसका जनाब साहब एक्सीडेंट हो गया, और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, एंटीना तो टूट गया कार का, और बंदे का क्या हाल हुआ कि उसके ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डैमेज हुए, और इवन के सारे ऑर्गन्स रोटेट कर गए 180 डिग्री, इतना ज्यादा उसको झटका लगा। तो इसको हो गया साइटस इनवर्सस। एक फाइंडिंग हमें ये याद रह जाएगी, कार्टेजियन हमें नाम याद रह जाएगा, और एंटीना जाने से सीलिया रिलेटेड चीजें तो यार आप वैसे ही लॉजिकली याद रख सकते हो कि सीलिया नहीं रहेगा तो फिर क्या क्या मसले होंगे। तो ये सारा जो मैंने याद किया, आप दिल जो आता हो। फिर अपने पास आ गया एस्बेस्टोस मेसोथेलिoma काज करवाता है, बिल्कुल ऐसे ही। देखो भैया, एस्बेस्टोस जो है ना, ये रिलेटेड है टू लंग कैंसर, लेकिन एस्बेस्टोस ज्यादा कॉमनली करवाता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ब्रोंकोजेनिक मतलब कि जो भी कार्सिनोमा हो ना लंग्स से रिलेटेड, उसकी ब्रोंकियोज या लंग्स मटेरियल से, वो होता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। और एक होता है मेसोथेलियोमा, जो कि होता है अपना प्लूरा से। तो एस्बेस्टोस वैसे अगर इसका एक्सपोजर हो तो वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा करवाते हैं, लेकिन ये मेसोथेलियोमा भी काज करवाता है, मेसोथेलियोमा भी काज करवाता है, लेकिन लेस कॉमनली एज कम्पेयर टू ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा।
लेकिन ये एक तरीके से पूछेगा, वो पूछेगा इस तरह पूछेगा कि भाईजान एक बंदा है, उसको एस्बेस्टोस का एक्सपोजर हुआ है, मोस्ट कॉमनली उसको किस चीज कौन से कैंसर होने का रिस्क है, तो आप क्या बताओगे? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। लेकिन अगर वो कहता है कि एक बंदा है उसको मीजोथेलियोमा हुआ है और उसको किस चीज का एक्सपोजर हुआ था, तो वो एस्बेस्टोस, मतलब मीजोथेलियोमा की बहुत ज्यादा एसोसिएशन है एस्बेस्टोसिस के साथ। आई समझ? ठीक है ना, आई गेस समझ आ गया कि मेसोथेलिoma की वैसे अगर मोस्ट कॉमन जो इसका मेसोथेलिoma का काज कौन है, वो एस्बेस्टोसिस है। लेकिन एस्बेस्टोसिस मोस्ट कॉमन काज किसका है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ठीक है, तो अच्छा इसमें वही लिखा हुआ है कि मेसोथेलिoma अगर आएगा तो एस्बेस्टोसिस आंसर लगाना है आपने। अगर एस्बेस्टोसिस का आएगा तो मोस्ट कॉमन उसमें ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा आपने लगाना है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का ओवरऑल मोस्ट कॉमन काज क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग काज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो ये मतलब अजीब सी खिचड़ी है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप इसको थोड़ा टाइम दो। फिर अपने पास आ गया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा हो, एस्बेस्टोस एस्बेस्टोस होता है हमारे पास, जैसे प्लम्बर में देखेंगे, अपना जो सीलिंग्स वगैरह में इन जगहों में पाया जाता है। तो अगर कहेगा ना कंस्ट्रक्शन वर्कर है या प्लम्बर है या फिर तो उसमें एस्बेस्टोसिस आएगा। अगर कहेगा कोल माइनिंग या सैंड ब्लास्टर वगैरह तो उसमें सिलिकोसिस आएगा। देखो कोल माइनिंग वैसे आपको पता है कि जो कोल वर्कर जो डिजीज होती है वो भी हो सकती है, नो डाउट वो भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मोस्टली हम लोग सिलिकोसिस ही देखेंगे। अगर वो ऑप्शन में हो तो वो भी मेरे हिसाब से गलत नहीं बनती, क्योंकि वो भी हो सकती है। लेकिन सैंड ब्लास्टिंग में तो सिलिका ही होता है ना, क्योंकि सैंड के अंदर सिलिका पाया जाता है, सिलिका जिससे हम लोग वो ग्लास बनाते हैं, तो या सिरेमिक्स बनाते हैं तो वो सिलिका। अच्छा, अब एक पेशेंट वर्क्स इन डिमोलिशिंग बिल्डिंग और उसको एक्सरे पे एक्सरे पे आयरन स्टेन स्ट्रिंग्स मिल जाए या फिर आपको प्लैक मिल जाए, जिस तरह या फिर आपको प्लैक मिल जाए, प्लैक लगी है तो एस्बेस्टोसिस है। कंस्ट्रक्शन वर्कर हो तो और सोने पे सुहागा है, एस्बेस्टोसिस। अच्छा, inorganic substances, one of the following compounds usually behaves as a carcinogen, asbestos। asbestos देखो जो बाकी सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सिलिका है, बेरिलियम है और कोल है और एस्बेस्टोस है, ये सारे ही इनऑर्गेनिक है और ये न्यूमोकोनेसिस करवाते हैं। लेकिन इनमें से हमारा एक से ज्यादा ऐसा भी है जो कि कैंसर भी कराते हैं, मेसोथेलिoma कराते हैं या फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कराते हैं, तो वो एस्बेस्टोस है। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस इज एसोसिएटेड विद अ हायर इंसिडेंस ऑफ कैंसर, एस्बेस्टोस वर्कर्स। मेसोथेलिoma लेयर्स ऑफ मेसोथीलियम मिली हैं तो पॉसिबली वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो लंग्स है। मेसोथीलियम ऐसे कहाँ कहाँ पाई जाती है? आपको लंग्स में मतलब जहाँ प्लूरा में प्लूरा मेसोथीलियम है, पेरिकार्डियम मेसोथीलियम है, पेरिटोनियम मेसोथीलियम है। तो खैर हमारे एसोसिएशन में लंग्स ही है जो पूछेगा मोस्टली। स्टूडेंट है उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा था, उसने कहा कि ये मेसोथीलियम एपिथीलियम है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है? लंग्स है। चलो, एक कोल माइन वर्कर है और उसको स्टोन पॉलिशिंग करता है, ठीक है, सिलिका से रिलेटेड आ गया तो सिलिकोसिस हो सकती है उसको। निमोकोनिसिस का पेशेंट है, अ, इधर लिखा हुआ है डस्ट एनकाउंटर्ड इन माइनिंग ऑफ कोल इज सिलिकोसिस, सही है। अच्छा, अब 59 ईयर ओल्ड कंस्ट्रक्शन स्मोकर है और एक्सपेस्टोस एक्सपोजर हुआ है उसे, साथ में मेलिग्नेंसी इज मोस्ट लाइकली टू ओकर इन दिस इज मेलिग्नेंट मेलानोमा। अगर ऑप्शन में ये है, अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होगा तो आप वो लगाओगे। मेसोथेलियम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोसिस, ठीक है। 32 साल का ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर है, स्मोकर है और एस्बेस्टोसिस फॉर सेवरल ईयर्स। अब उसको ग्रेटर रिस्क किस चीज का है? वो है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का। अगर इसमें इस ऑप्शन में साथ में मेसोथेलियम होगा ना, तब भी आप ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ही लगाओगे, क्योंकि ग्रेटर रिस्क उसका है। अच्छा, ग्रेटेस्ट कैंसर रिस्क इन कंस्ट्रक्शन वर्कर exposed to asbestosis is bronchogenic carcinoma, asbestos and tobacco together most likely cause bronchogenic carcinoma। स्मोक अकेली भी होती है ना, तब भी ये करा देती है भाईजान, इतनी बात नहीं है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अच्छा, एक अपने पास आ गया रॉक क्रशर डेवलप हाइलर लिम्फेडेनोपैथी ऑन बायोप्सी बायर फ्रिंजेंट पार्टिकल्स मिले हैं, तो भाईजान हम आपने इस पे फोकस करना है। रॉक क्रशर हो, सैंड ब्लास्टर हो, कोल माइनर हो, तो ये सारे सिलिकोसिस से ही रिलेटेड आ रहे हैं। एस्बेस्टोस जो है वो रूफ पे पाई जाती है, मतलब इंसुलेशन में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये लोअर लोब्स की इफेक्ट करेगी। मतलब अगर एस्बेस्टोसिस में जो न्यूमोकोनेसिस होगी ना, उसमें जो फाइब्रोसिस हो रही होगी लंग्स की, वो लोअर लोब्स को आप देखोगे वहां फाइब्रोटिक होंगे, उनमें मसला आ रहा होगा। सिलिका और कोल जो है वो बेस में पाई जाती है, मतलब कि जमीन में खानों
खानों वगैरह में या सैंड में पाई जाती है, लेकिन ये इफेक्ट अपर लोब पे होती है। कि मतलब सिलिकोसिस का पेशेंट होगा तो उसमें आप देखोगे अपर लोब पे फाइब्रोसिस हो रही है, वहां नोड्यूल्स बन रहे हैं, व्हाटएवर प्रेजेंटेशन वो अपर लोब्स पे आ रही होगी। ये अपने पास हम इसको डिस्कस नहीं करते, इसमें प्लम्बिंग देख लें, शिप बिल्डिंग देख लें, रूफिंग देख लें, सारे एस्बेस्टोसिस से रिलेटेड है। बाकी हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। नॉन स्मोकर है और उसको हो गया है लंग कैंसर, तो अब क्या कहा जाए भाईजान? अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमोकोनिसिस वो चीजें थी, अब लंग कैंसर की बात करें, वैसी बात करें जनरल। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लंग कैंसर स्मोक, ऐसे ही है। सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ लंग कैंसर इज रेडोन गैस। रेडोन एक कलरलेस ओडरलेस गैस है जो कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम के डिके में पाई जाती है, और नॉर्मली सैंड में जो ये मौजूद होता है वहां से ये रेडोन निकलती है। अगर एक पेशेंट है नॉन स्मोकर है और आपको कहते हैं कि इसमें क्या चीज हो सकती है जिसने कैंसर करवाया है, लंग कैंसर करवाया है, तो वो रेडोन गैस हो सकती है। सेकंड मोस्ट कॉमन काज इजी। इसको लेके चलें अब। अच्छा, नॉन स्मोकर रेडोन, नॉन स्मोकर रेडोन, इजी होगा लंग कैंसर। इसको आपने देख लेना है, देखो इसको ना हाइलर मास भी है, साथ में हेमोरेजिक प्लूरल एफियन भी है, तो ये मतलब कैंसर ही है मोस्ट लाइकली। ये बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपने जो मैंने समझा उसको पढ़ भी लेना है। एक पेशेंट है, वो हिस्ट्री ऑफ कफ एस्मुटम है, उसको एक कैंसर हो गया लंग्स का, सिगरेट स्मोकिंग नहीं है, कहीं भी उसने मेंशन नहीं किया, तो रेडोन गैस। अच्छा, लोअर लोब लियन किसमें होती है? एस्बेस्टोसिस में। और पेशेंट अपोजिट लोअर लोब लंग लियन एस्बेस्टोसिस में। अब इसमें ना अपने सिनेरियो मैटर करता है। अब ये लोअर लंग ओबेसिटी है, कोई कैंसर भी तो हो सकता है ना, तो वो ऑप्शंस और उस पर डिपेंड करता है, इतना मसला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैंसर? एस्बेस्टोसिस, कार्सिनोमा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस मोस्ट कॉमनली ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा काज करवाता है। डिमोलिशिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग से एस्बेस्टोसिस का ताल्लुक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी से एस्बेस्टोसिस का ताल्लुक है। डिमोलिशिंग से एस्बेस्टोसिस का ताल्लुक है। एस्बेस्टोसिस फ्लूर मेसोथेलियम काज करता है। स्मोकर स्मोकर पेशेंट was having interstitial lung disease and pleural plaque mesothelioma एस्बेस्टोस करवाएगा। इसके साथ स्मोकिंग का रिस्क नहीं है, मतलब स्मोकिंग मेजर नहीं है इसका फैक्टर। मेसोथेलियमा का कौन है मेजर? एस्बेस्टोसिस। अच्छा, सिलिकोसिस आ गया, 40 साल का बंदा है, 40 साल का माइन वर्कर है, और प्रोग्रेसिव ब्रेथलेस प्रोडक्टिव कफ, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, ये टीबी के फीचर्स आने शुरू हो गए। लिम्फेडिनोपैथी, ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है। सिलिकोसिस, अच्छा जो सिलिकोसिस है और टीबी, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। सिलिकोसिस हो जाए ना एक बंदे को, तो उसमें टीबी होने का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, और सिलिकोसिस का बंदा हो उसमें बेहतर है कि आप उसकी टीबी स्क्रीनिंग करवाई रखो, सही है। अगर खास तौर पे अगर एंडेमिक एरिया, तो जितने सिलिकोसिस के पेशेंट हैं ना उन सब में टीबी की स्क्रीनिंग कराओ। ये हम लोग आगे उस बीमारी को कहते हैं सिलिको ट्यूबरकुलोसिस चीज, मतलब नई बीमारी का नाम रख दिया उन्होंने, इतनी एसोसिएशन है इनकी। तो आप ये देखोगे इन सवालों में, अगर आपको टीबी के फीचर्स मिल रहे हो, ऑप्शन में टीबी ना हो सिलिकोसिस हो, तो आपने सिलिकोसिस लगा देना। सिलिकोसिस के फीचर मिल रहे हैं, ऑप्शन में टीबी आ रहा है, तो टीबी लगा देना। ये दोनों ऐसे है, सही है। रो क्रशर है, देखो अब ये सिलिकोसिस से आ गया। कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो ये अपने पास सिलिकोसिस वैसे ही बनता है। इनहेल्ड कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करा, तो अर्थ क्रस्ट में अपने पास सिलिका पाई जाती है मोस्ट कॉमन। कोल माइनिंग है, सैंड ब्लास्टर है, सिलिकोसिस है। सिलिकोसिस सैंड ब्लास्टिंग से रिलेटेड है। डिगिंग डीप, अर्थ क्रस्ट में क्या ज्यादा पाई जाता है? सिलिका, तो सिलिका आ गया अपने पास। फिर अपने पास आ गया कि सिलिकोसिस है, उसमें पल्मोनरी नोड्यूल्स बन रहे हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स इज जायंट सेल फॉर्मेशन। यार ये बात है ना, मेरे हिसाब से नहीं बनती, मैंने जो सर्च किया उसमें यही है कि जो सिलिकोसिस है ना, मतलब तमाम जो न्यूमोकोसिस है मेजरली तमाम, वो उसमें पल्मोनरी नोड्यूल्स बनते हैं, नो डाउट बनते हैं। मतलब फाइब्रोसिस, लेकिन वो फाइब्रोटिक होते हैं, फाइब्रोसिस की वजह से बनते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं हम लोग बात करें कि हमारे पास ये एक सिलिकोसिस के पेशेंट का लंग है और ये एक एस्बेस्टोसिस के पेशेंट का लंग है, तो सिलिकोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा एरिया इफेक्ट होता है? अपर लोब। तो यहाँ इसमें फाइब्रोसिस पाई जाएगी, लेकिन अपर लोब में ना ऐसे फाइब्रोटिक नोड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। एस्बेस्टोसिस में भी फाइब्रोसिस होती है, लेकिन कौन से एरिया इफेक्ट होते हैं? लोअर लोब्स। और यहाँ मेजरली वैसे ये लोब्यूल्स तो नहीं करता है, लेकिन डिफ्यूजली फाइब्रोसिस कराता फाइब्रोसिस ही है। तो इनमें फाइब्रोसिस होती है, मतलब न्यूमोकोसिस का हॉलमार्क क्या है? फाइब्रोसिस। ये जायंट सेल फॉर्मेशन ये ग्रेनुलोमास में पाई जाती है, और ग्रेनुलोमास ये टीबी में, या फिर आप कह लो कि उसमें अपना सार्कोइडोसिस में, उनके साथ ये वो ग्रेनुलोमेटास्टेसिस है, सही है ना।
तो अब इसने पता नहीं यहाँ क्या लिखा है, या तो ऑप्शन में होगा नहीं फाइब्रोसिस। तो जायंट सेल फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताया मेजर नहीं है फॉरेन बॉडी जायंट सेल, तो इनको आपने अपने तौर पे डिस्कस करके मुझे समझा देना है। सिलिकोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, एक बंदा है बाइलेरियम टीबी है उसको, और वर्किंग इन माइंस सिलिकोसिस। कोल माइन, लो ग्रेड फीवर, ड्राई वेट लॉस, राइट एपिकल कंसल्टेशन, मेंटोस टेस्ट पॉजिटिव टीबी। माइन वर्कर, वेट लॉस, ट्यूबरकुलन टेस्ट पॉजिटिव टीबी। नाइट स्वेट वेट लॉस टेस्ट पॉजिटिव सिलिकोसिस। आई समझ? उसमें टीबी नहीं था ऑप्शन, तो आपने वो लगा दिया, कोई मसला नहीं है, मजे करो। जैसे आ गया, अ मैन विद वेट लॉस एंड लीन इन द लंग नाउ प्रेजेंट्स विद हेमोप्टिसिस, बलगम में खून, साथ में स्मॉल सेल क्लस्टर्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूप्लास्ट दी हुई थी। तो स्मोकिंग सही है। उसने पूछा होगा कि मोस्ट, पता नहीं क्या पूछा होगा, मोस्ट कॉमन पूछा होगा कि काज क्या है, ये पूछा होगा। तो स्मोकिंग मोस्ट कॉमन काज है कैंसर का। अ कोल वर्कर है प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग फॉर पास्ट 1 ईयर 1 मंथ। प्लूरल एफियन है, नोडुलर ओपेस्टिस है, तो वो क्या चीज़ है? न्यूमोकोनिसिस, मतलब फाइब्रोटिक, ये ओपेस्टिस है ना, फाइब्रोटिक होती है। कोल वर्कर है, तो वैसे देखो प्लूरल एफियन या प्लूरल एफियन न्यूमोकोनिसिस में तो नहीं होती मेरा ख्याल है। इसकी एसोसिएशन तो कैंसर के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री छोटी सी ना, 1 माह की हिस्ट्री है भी कोल वर्कर। पता नहीं, कुछ खास नहीं कह सकते इसको, आपने देख के मुझे समझा देना है। अभी के लिए इतना ही करते हैं।